अगर कोई परछाई आपको चुन ले तो वो दरवाजा नहीं खटखटाती, वो आपकी सांसों की जगह लेती है। आज की कहानी सुनते वक्त कमरे की लाइट चालू रखिएगा, क्योंकि बंद कमरों में छायाएं अलग तरह से सांस लेती हैं। मैं विनय त्रिवेदी हूं। लोग मुझे तांत्रिक नहीं कहते, कहते हैं वो चुप आदमी जो रातें नहीं सोता। शहर से 3 घंटा दूर पहाड़ी कस्बा दमनगिरी। मेरी पुरानी कोठी चट्टान के किनारे पर टिकी है। नीचे खाई, ऊपर हवा जो रात को सीटियां बजाती है। मैं किताबों, ताबीज और खामोशी के साथ रहता हूं, और मेरे साथ है भूरा। उम्र पता नहीं, रंग काला, आंखें दूधिया, बोली में पहाड़ का ठंडापन। जो लोग पूछते हैं भूरा कब से आपके साथ है, मैं मुस्कुरा देता हूं। जवाब हर बार बदलता है। सच ये है कि वो मेरे साथ है, और बस इतना ही काफी है। साल में एक बार मेरी भांजी आर्या मेरे पास आती है, 1 हफ्ते के लिए। उसकी उम्र अभी 22-23 होगी। शहर में रहती है, नौकरी करती है, और मेरे घर आते ही सब बदल देती है। किचन में खुशबू, हॉल में हंसी, और मेरे सूने दिन में थोड़ी चहल पहल। उसे लगता है कि मैं हर बात को जरूरत से ज्यादा गंभीर बना देता हूं। मैं हंस देता हूं। चलो, कोई तो है जो मुझे इंसान समझता है। उस दिन भी नीचे से लड़कियों की हंसी आ रही थी। दरवाजा बंद था, फिर भी आवाज ऊपर लाइब्रेरी तक चढ़ आती, जैसे कोई पतली नदी पत्थरों के बीच रास्ता ढूंढ ले। मैं किताब बंद कर खिड़की के पास आ खड़ा हुआ। नीचे आंगन में आर्या थी, और उसके साथ कोई लड़की, घुंघराले बाल, गोरा चेहरा, आंखों में चमक, और वो मेरी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे उसने मेरे बारे में बहुत कुछ सुन रखा हो। हंसी का एक बुलबुला उसके होठों पर फूटा, और आर्या ने हाथ हिलाया। मामा, नीचे आइए ना। मैं सीढ़ियां उतरता गया। भूरा रसोई में था। मसाले में तेल की चटक और उसकी धीमी सीटी उसकी खुशबू से ही पहचान हो जाती है। हॉल में पहुंचा तो आर्या ने कहा, मामा, ये मीरा है, मेरी बचपन की दोस्त। शादी के बाद उसी के मायके आई है पास में। आज मिल गई तो खींच लाई। मीरा ने नमस्ते की। मैं लोगों के चेहरे देखकर अंदाजा लगा लेता हूं कि वो किस तरह की कहानी लेकर आए हैं। उसके चेहरे पर बेचैनी थी, बिल्कुल दिखने वाली। वो मुझे घूर रही थी, पर हंस भी रही थी, जैसे एक ही वक्त में डर भी लगा हो और जिज्ञासा भी हो। दमनगिरी छोटे कस्बे की बीमारी है, अफवाह। मेरे बारे में भी सब जानते हैं। किसी ने कहा कलाचक्र का साधक, किसी ने कहा सरहद का तांत्रिक, किसी ने कहा रात का रखवाला। मैं किसी भी नाम पर नहीं अटकता। सच कहूं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने बस इतना कहा, काजू की चाय बनेगी भूरा? और भूरा पलक झपकते प्रकट हो गया। उसके आने की आहट नहीं होती, बस अचानक सामने खड़ा हो जाता है। बनेगी, उसने कहा और चला गया। मीरा ने बातचीत ऐसे शुरू की जैसे वो सीधे असल जगह पर चोट करना चाहती हो। आपसे एक जरूरी बात करनी है, अकेले में। उसकी आवाज में एक जल्दबाजी थी। मैंने आर्या की तरफ देखा। वो मुझे मनाती नजरों से देखने लगी। मामा प्लीज 5-10 मिनट। मैं गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है, ऊपर चलो। ऊपर मेरी लाइब्रेरी है। लकड़ी की छत, मोटे पर्दों वाली खिड़कियां, और दीवारों में ढंसी पीतल की छोटी छोटी पट्टियां जिन पर मंत्र नहीं मात्र ध्वनियां उकेरी हैं। लोग ये देखकर घबरा जाते हैं, सोचते हैं ये सब किसी विधि विधान का हिस्सा है। आधा सच है, आधा नहीं। मीरा कमरे में आई तो कदम ठिठक गए। उसे शायद कुछ और देखने की उम्मीद थी। कंकाल, काला पानी, खोपड़ियां। उसे किताबें मिली, शांत हवा मिली, और मेरे चेहरे पर कोई खास भाव नहीं। बोलो, मैंने कहा, क्या बात है? मीरा थोड़ी देर चुप रही, फिर बोल पड़ी, आप जो करते हो उसे लोग क्या कहते हैं? मायाजाल, तंत्र, जो भी कहा जाए। मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं बहुत तंग आ चुकी हूं। मैंने कुर्सी की तरफ इशारा किया। बैठो और ध्यान से सुनो। मैं किसी के प्रेम, विवाह, बदला, तरक्की, लॉटरी जैसे मामलों में हाथ नहीं डालता। अगर कोई डूब रहा हो तो मैं हाथ बढ़ा देता हूं, पर खुद किसी को डुबाने के लिए नाव नहीं चलाता। उसने होंठ काटे। मेरे साथ ज्यादती हुई है, हुई होगी। मैंने कहा, पर जो रास्ते तुम चुन रही हो वो तुम्हें और चोट देंगे। मैं सलाह दे सकता हूं, जादू नहीं। वो हंसी, पर वो हंसी अंदर से टूटी हुई थी। आपने मेरे सवाल का गोल जवाब दिया। मुझे यकीन था। वो उठी, कमरे में नजर दौड़ाई, और फिर अचानक बोली, क्या ये सारे ग्रंथ असली हैं? कुछ हाँ, कुछ बिल्कुल नहीं। मैंने सहजता से कहा,
पर सीखने की असली जगह किताब नहीं, अनुभव है। जैसे तैरना किताब से नहीं आता। तो क्या मैं थोड़ी देर इन्हें देख सकती हूँ? उसके स्वर में आदर और डिठाई का अजीब मेल था। आर्या की दोस्त हो, मान लिया, मैंने कहा, पर जो तुम ढूंढ रही हो उसका जवाब किताब में नहीं मिला करेगा, और अभी तुम्हारा समय खत्म। मीरा उठ गई। उसने धन्यवाद कहा। चेहरे पर असंतोष साफ था। मैं उसे दरवाजे तक छोड़ने गया। उसने पीछे मुड़कर मेरे कमरे की दीवारों की तरफ एक लंबी नजर डाली, जैसे आंखों से कुछ उतार लेना चाहती हो। मैंने बात वहीं खत्म कर दी। उसके अगले 2 दिन सामान्य रहे। आर्या ने मीठा तीखा बनाकर घर को घर जैसा बना दिया। भूरा चुपचाप काम में लगा रहा। मैं अपनी किताबों में खोया रहा। तीसरे दिन सुबह मैंने एक अजीब चीज नोट की। किताबों की अलमारी में ऊपर की कतार में एक जगह खाली थी। मुझे यह गलती नहीं होती। मेरे यहां एक पत्ता भी अपनी जगह से हिले तो मुझे हवा का नाम भी पता होता है। भूरा। मैंने घंटी दबाई। वो 2 मिनट में आया। ऊपर की अलमारी से कोई किताब उठी? मैंने पूछा। उसने सर हिलाया। नहीं। आर्या? मैंने बात आधी छोड़ी। भूरा समझ गया। छोटी बाई और उसकी सहेली उस दिन ऊपर आए थे। चाय देने गया था। हाथ में किताब थी उसके। उसने इशारा किया हॉल की तरफ, घुंघराले बाल वाली। मीरा। मेरे भीतर कोई ठंडी हवा चली। मैं अलमारी के पास गया, खाली जगह की चौड़ाई मापी। मन ही मन उस किताब का आकार जायका पहचाना। पीला कपड़ा बांध, नीली जिल्द के भीतर काले पन्ने, छाया बंद। इसे मैं लॉक में रखता था, पर उस दिन लौटते वक्त शायद मैंने हड़बड़ी में उसे भीतर रखने के बजाय किनारे रख छोड़ा। मेरी गलती और शायद किसी और की बर्बादी। मैंने तुरंत आर्या को बुलाया। वह आई, चेहरे पर मासूम चिंता। मामा, मीरा का पता चाहिए अभी, मैंने कहा। आर्या ने फोन मिलाया। उधर से किसी और ने उठाया। मीरा की मां। शब्द टूट टूट कर मिले। मीरा, कुछ ठीक नहीं, सुबह से रो रही है। कमरे से चीख। दरवाजा तोड़कर निकाला। आंगन में भीड़। मैंने फोन बंद किया, शॉल उठाया, भूरा से कहा, मैं जा रहा हूं, ऊपर की खिड़की बंद कर देना, कोई अंदर ना आए। भूरा ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे मैं समझ गया। वो तैयार था, पर मैंने उसे रुकने को कहा। कभी कभी आदमी को अकेले होना चाहिए। कुछ लड़ाइयां अकेले लड़ी जाती हैं, तभी जीती जाती हैं। मीरा के घर पहुंचना मुश्किल नहीं था। रास्ते में लोग मुझे देखते गए। किसी ने सिर झुका दिया, किसी ने गर्दन ऊंची कर दी। आंगन में भीड़ थी, फुसफुसाहटें। मैं दरवाजे तक पहुंचा। अंदर से रोने की आवाज थी, किसी एक की नहीं, कई परछाइयों की। सब बाहर। मैंने सख्ती से कहा। लोग हटे। कमरे में मीरा अपनी मां की गोद में सिर रखे बैठी थी। चेहरा सफेद, आंखें सूजी हुई, होंठ फटे हुए, जैसे किसी ने उसके सपनों में नमक भर दिया हो। मीरा, मैंने धीरे से कहा। उसने सिर उठाया, मुझे देखा, और उसके चेहरे पर एक अजीब सा भरोसा उतर आया, जैसे बहुत समय बाद उसने किसी इंसान को देखा हो। चलोगी मेरे साथ? मैंने पूछा। उसने बिना मां की तरफ देखे सिर हिलाया। उसकी मां ने विरोध किया। ये कौन है? कहां? मीरा ने उसकी बात बीच में काट दी। मां, ये मैं जानती हूं, इनके साथ जाऊंगी, मुझे घर नहीं रहना। मैंने मीरा की मां से कहा, दोपहर तक वो मेरे पास रहेगी। साफ कपड़े, एक शॉल, और अगर घर में नमक हल्दी मिले तो थोड़ा सा दीजिए। वो मुझे घूरती रही, फिर पोटली बनाकर मेरे हाथ में थमा दी। मैं समझ गया, मां की बेबसी में यहां सब मौजूद है, शक, डर, उम्मीद। जाते जाते मैं मीरा के कमरे में गया। खिड़की के पास फर्श पर चौक जैसी रेखाएं बनी थीं, वलय, घुमाव, और बीच में एक तिरछा बिंदी वाला चिन्ह जो आंखों को पकड़कर छीलता था। वो निशान नया नहीं था। उसमें दर्पण की धूल लिपटी थी और सिंदूरी चूर्ण की हल्की परत। जो लोग किताबें चोरी से पढ़ते हैं, वो भी नियम तोड़ते हैं। मैंने सांस भरी, पोटली खोली, नमक हल्दी मेहंदी के चूर्ण को उंगलियों से मिलाया, फिर अपनी हथेली के बीच में छोटा सा त्रिकोण बनाकर फूंका। शांति। हाथ घुमाया, चूर्ण फर्श पर छिटका। हवा की दिशा बदल गई। खिड़की हिली नहीं, पर पर्दे कांपे। मीरा की मां ने अपनी छाती पर हथेली मारकर मंत्र बुदबुदाया। मैंने उसे बाहर जाने का इशारा किया। अभी एक कमरे को अकेला छोड़ दीजिए, अगर अंधेरा लगे तो डरिए मत। घर से बाहर निकलते वक्त भीड़ की गुनगुनाहट मुझे कुत्तों के भौंकने जैसी लगी।
मेरी दुनिया में उत्सुकता अक्सर क्रूर होती है, पर मैंने मुड़कर नहीं देखा। मीरा मेरे साथ चल पड़ी। उसकी चाल हल्की, जैसे टखनों में कोई अदृश्य बोझ बंधा हो। हमारी कोठी में दाखिल होते ही भूरा सामने आया। आंखों में सवाल थे, पर उसने कुछ कहा नहीं। उसने बस हमारी तरफ एक नजर डाली और चुपचाप ऊपर चला गया। उसके कदमों की आवाज नहीं आई। मीरा ने मुझे देखा। ये आपका आदमी? मैंने सिर हिलाया। मेरी छाया। मैं मीरा को घर के सबसे ऊपर वाले कमरे में ले गया। कोठार। यह कमरा हर किसी के लिए नहीं है। लकड़ी के फर्श पर पीतल की छोटी घंटियां लटकती हैं, पर बजती नहीं। दीवारों पर कांच की शीशियों में रखी चीजें हैं। पीला धूल, सूखे फूल, स्याही जैसी काली राख और कुछ ऐसी धातु के टुकड़े जो चमकते नहीं, पर देखते हैं। यहां की हवा ठंडी है, जैसे कमरे का अपना मौसम हो। ये जगह। मुझे डर लग रहा है। मीरा ने कुर्सी पकड़ी। डर अच्छे का पहला कदम है, मैंने कहा। बैठो और मेरी बात ध्यान से सुनो। अब एक नियम है, जब तक मैं ना कहूं तुम्हारी ये कुर्सी तुम्हारा छोटा सा मंदिर है। यहां से उठना नहीं, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई भी बुलाए, चाहे तुम्हें लगे कि तुम्हारी सांस रुकी है, कुर्सी से मत उठना। उसने सिर हिलाया। उसके होंठ कांपे। वो सुबह वो चीज मेरे सीने पर बैठ गई थी। मैं बोल नहीं पाई। मेरी आवाज जैसे गले में अटक गई। आंखें खोली तो कुछ दिखा, पर उसका चेहरा नहीं। वो चेहरा नहीं था। वो जैसा कुछ तुमने उसे बुलाया था, मैंने शांत स्वर में कहा। किताब से, कमरे के फर्श पर बनाई आकृति से। तुम्हें लगा कि वो तुम्हारे लिए काम करेगा, किसी से बदला लेने में मदद करेगा। कुछ वादे देता है वो, है ना? आसान रास्ते, तेज नतीजे, और जो तुम्हारे अंदर का घाव है उसे भरने की मीठी झूठ। मीरा की आंख भर आई। मुझे बहुत गुस्सा था। जो मेरे साथ हुआ, मैं टूट गई थी। आप नहीं समझेंगे। मैंने खिड़की के बाहर देखा। आसमान गहरा हो रहा था। मैं समझता हूं मीरा, समझता हूं कि आदमी गुस्से में जानवर से ज्यादा भयानक हो जाता है, पर जो तुमने बुलाया है वो जानवर नहीं है। वो संघाती छाया है। लोग इसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। मेरा रखा नाम है संघाती। जो एक बार जुड़ जाए तो तुम्हारी चाल सीखता है, सांस सीखता है, और फिर तुम्हारी जगह लेना चाहता है। मीरा ने कुर्सी की बांह पकड़ ली। वो अभी आएगा? आज नवचंद्र है। उसकी भूख सबसे तेज है और वो नियम का गुलाम है। इसी रात को लौटेगा तुम्हारे पास। अगर मैं बाहर चली जाऊं, मंदिर, किसी पहाड़ पर, छाया सूरज से नहीं डरती। वो उसके अभाव में पैदा होती है। भागने से वो खुद तुम्हारी परछाई बनकर चल पड़ेगा। फिर तुम्हारा पीछे हटना उसके लिए इशारा होगा कि तुम तैयार हो। मीरा ने आंखें बंद कर ली। उसके होंठ हिले। मैं आपकी बात मानूंगी। मैंने उसे आधा गिलास पानी दिया। जरूरत से ज्यादा मत पीना। शरीर को इतना ही संभालना है जितना जरूरी है। खाना नहीं, नींद नहीं। रात लंबी है, पर जिंदा सुबह देखने के लिए यह जरूरी है। आप पूरी रात जागेंगे? उसने धीरे से पूछा। मैंने कई रातें ऐसे गुजारी हैं। मैंने कुर्सी को उसके सामने खींचा। हमारे बीच में एक छोटी मेज। मेज पर 3 चीजें रखीं। एक कांच की छोटी शीशी जिसमें नारंगी पीले पाउडर की बारीक धूल थी। एक रजत घंटी से जुड़ी पतली जंजीर जो तांबे की रोशनी में बादल सी लग रही थी, और एक लकड़ी की सलाख, अश्वत्थ का पुरानी पर जीवित। सलाख के सिरे पर तांबे की कील जमा थी। ये क्या है? मीरा ने पूछा। एक रोक, एक बंधन, एक अंत, मैंने कहा। बिना शोर के काम करेंगे। शोर से वो और ताकतवर हो जाता है। डर की आवाज उसे खाने देती है। रात शुरू हुई। पहला घंटा ऐसी चुप्पी में बीता जिसमें सुई भी गिरे तो उसकी टिन पूरे कमरे को बहरा कर दे। बाहर हवा गुजरती तो खिड़की हटती नहीं, पर खिड़की के पास कुछ अनदेखा तैरता लगता। मीरा लगातार मेरी तरफ देखती रहती, जैसे मेरी आंखों में आसरा हो। मैं भी उसी पर नजर रखे रहा। कभी उसकी पलकें धीमी पड़ती तो मैं हल्का सा आवाज लगाता, यहां। 2 घंटे बाद कमरे की दीवार पर हल्की सी छांव उभरी, मानो किसी ने गीले काले रंग का एक छोटा धब्बा उंगली से बना दिया हो। धब्बा रेंगा ऊपर की तरफ, फिर रुक गया, फिर फैला और दोबारा सिमट गया और उतर आया। उसकी चाल में जल्दी नहीं थी। वह हमें देखने आया था, जांचने कि क्या हम सजग हैं। मैं नहीं हिला। मीरा अपनी कुर्सी से चिपकी रही। मैंने आंख से इशारा किया, मत हिलना। धब्बा एक रेखा बना।
रेखा एक लंबी पूंछ में बदली, हल्की हल्की हिलती हुई, जैसे किसी अंधी छिपकली की। पलक झपकते वो पूंछ दीवार से अलग हुई और हवा में लटक गई। मीरा के मुंह से एक सांस टूटी, जोर से, पर आवाज नहीं बनी। मैंने शीशी उठाई, धीमे, धैर्य से, और हवा में उसकी ढक्कन खुलते ही कमरे में एक अलग गंध भर गई। नींबू, कपूर, केसर, पिसा नमक और वजन, जैसे हवा भारी हो गई हो। मैंने हथेली से एक चुटकी धूल उस हिलती पूंछ पर फेंकी। धूल ने उसे छुआ और एक चीख आई। चीख सीधी कान में नहीं, कमरे की लकड़ी, कांच, घंटियों, सभी में एक साथ। पूंछ पीछे को खींची, जैसे किसी ने उसे झटके से पकड़ा और दीवार के भीतर समा गई। जैसे कुछ था ही नहीं। मीरा ने आंखें खोली। ये क्या था? दर्शन, मैंने कहा। मुख्य अभिनय नहीं। अभी वो दूर खड़ा है, सिर्फ देख रहा है। भूख जब बढ़ेगी तब वो आकर घेरेगा। 3 घंटे बाद मैंने उसे पानी दिया। उसके हाथ कांप रहे थे। और चाहिए? उसने कहा। नहीं, मैंने सख्ती से कहा। कुर्सी पर ध्यान, शरीर नहीं, मन डोलेगा तो हम हारेंगे। रात के करीब 9 बज रहे थे जब खिड़की के बाहर से सूखी पत्तियों के रगड़ने जैसी आवाज आई, पर बाहर पत्ते नहीं थे। आवाज जैसे किसी ने लकड़ी पर अपनी नाखून रगड़े हों। मीरा की पलकें फड़कीं। मैंने उसे देखा। मेरी नजर में आदेश था, यहीं। आवाज रुकी। कमरे का दरवाजा, जो आधा खुला था, एक सांस जितना और खुला। उसे एक धुंध सा भीतर आया, जमीन के पास, फर्श पर। धुंध नहीं, छाया नहीं, कुछ बीच का। उसने फर्श पर अपना एक गोल चिन्ह बनाया, फिर फैला और फिर तुरंत पीछे सरका, जैसे कोई खेल रहा हो। मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। मीरा एक पल को भूल गई कि उसे सांस लेना भी धीरे धीरे चाहिए। उसके सीने पर सांस तेज उठी, गर्दन की नसें खींच गईं। मैंने जंजीर उठाई, रजत घंटी से जुड़ी पतली जंजीर, और उसे उंगलियों में फंसाकर धीरे से झटकी। टिन टिन टिन। आवाज नहीं थी, बजना नहीं, हल्का सा गूंजना। परछाई की दुनिया के लिए यह सबसे तेज शोर है। धुंध मानो कपकपाई, उसका किनारा कटा और वो पीछे हट गई। ये वापस क्यों जा रहा है? मीरा ने फुसफुसाया। क्योंकि उसे लग रहा है कि हम डरे नहीं। वो चाहता है कि हम उससे पहले खुद टूटें। अगर हम टूटेंगे तो वो आसानी से हमें खा लेगा। अभी वो अपना समय चुन रहा है। रात बढ़ती गई, घंटे ठंडे हुए। कमरे की दीवारें जैसे सिकुड़कर हमें घेरने लगीं। मीरा की आंखों में नींद की परतें बन रही थीं। मैं उसे हिलाता, कभी डांटता, कभी कहानी सुनाता। मैंने उसे उन रातों के किस्से सुनाए जब मैंने छतों से उतरती परछाइयों को बाहर रोका। उस लड़के का किस्सा जो पतंग की डोर की जगह अपने घर की छत पर काला धागा बांधकर बैठा था और सुबह उसकी गर्दन पर वैसा ही काला निशान था। कहानी खत्म नहीं की। मैं ना कभी डर का बीज पूरी तरह बोता हूं, ना उसे पूरी तरह जलाता हूं। डर लाभ देता है अगर आपको नियंत्रित है। रात का सबसे भारी हिस्सा आया, 1 के बाद 2 और फिर 3। ये वो समय है जब शरीर याद नहीं रखता कि वो क्यों जाग रहा है। दिमाग खुद से झूठ बोलने लगता है। मैं भी चाय नहीं पीता रात में, पानी थोड़ी थोड़ी देर पर, बाकी सिर्फ इंतजार। 4 बजने में 10 थे जब खिड़की के पर्दे बिना हवा हिले। उनके बीच एक गहरा हिस्सा बना, मानो रात ने रात को काटकर भीतर घुसा दिया हो। उसके भीतर से 2 लाल बिंदु जल उठे। आंखें नहीं, पर आंखों से ज्यादा जीवित। मीरा का गला सूख गया। मैंने उसे देखा। मत हिलना। वो बिंदु हमें देखते रहे। फिर एक लंबा काला हाथ, हां, इस बार हाथ पर्दे की दरार से भीतर आया। उंगलियों के सिरे पर नाखून नहीं, जैसे कांच के टुकड़े लगे हों। हाथ ने फर्श को छुआ, जैसे जमीन की गंध सूंघ रहा हो। मेरी उंगलियां जंजीर पर कस गईं। मैं उठा नहीं। उसने फर्श पर खींचा, धीरे, मानो कोई नाम लिख रहा हो। मैंने शीशी की ढक्कन घुमाई और इस बार हवा में धूल नहीं छिड़की। मैंने उसे फर्श पर फैलाया, जैसे आटे पर पानी छिड़कते हैं। घंटी की जंजीर को धीरे घुमाया। उसकी रजत ध्वनि हवा में ऐसे फैली जैसे पानी को चीरता चाकू। हाथ फौरन पीछे झटका। पर्दे अपनी जगह आ गए। बिंदु बुझ गए या कहीं और चले गए। कमरा फिर भी खाली नहीं था। ये एहसास जाता नहीं। मीरा की आंखें रो पड़ी, पर आवाज नहीं निकली। कब तक? उसने पूछा। यह कब तक सिर्फ रात का था या जीवन का? मैं नहीं जानता, मैंने कहा। जब तक वो मजबूर ना हो जाए आने के लिए। नियम उसके भी हैं, भूख भी, और हम उसके भूखे पेट के खिलाफ खड़े हैं।
5 बजे के बाद अंधेरा उतरना शुरू होता है। लोग सोचते हैं कि सुबह मतलब सुरक्षित। जो चीजें अंधेरे में जन्म लेती हैं वो सुबह से नहीं डरती, पर वो थकती हैं, और थकान हमारी साथी है। 7 बजे के करीब दीवार की घड़ी ने ठक 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 जैसी आवाजें देना शुरू किया। मीरा की गर्दन अचानक सीधी हो गई। उसकी आंखों में नींद की जगह उम्मीद आई। मैंने सिर हिलाया। धैर्य। 7:30, फिर 7:30 बीते। 8 बजे का घंटा नीचे के मंदिर से बजा। उसके साथ ही सीढ़ियों पर कदमों की आहट, हल्की, जैसे किसी ने चप्पल उतारकर चढ़ना शुरू किया हो। मीरा का शरीर कुर्सी से और चिपक गया। मैंने मेज पर जंजीर की पकड़ और कस दी। आहट पास आई। दरवाजे की दरार चौड़ी हुई। दरवाजा खुला और भूरा खड़ा था। दुबला पतला, काली त्वचा, आंखों में वैसी ही दूधिया शांति। मीरा ने राहत की सांस ली। ओह, भूरा। मैं तो। वह मुस्कुरा भी दी। पहली बार इस रात में। भूरा ने सिर झुकाया। बाबूजी, चाय। आवाज वैसी ही थी, धीमी, स्थिर, पहाड़ी। मैंने उसे देखा। तू आ गया? मैंने घंटी नहीं बजाई। उसने कहा, रात भर आप नीचे नहीं आए, सोचा पूछ लूं। चाय बना दूं? बना दे। 2 कप। और सुन, मैंने बहुत धीमी आवाज में कहा। कदम वहीं रोक दे। भूरा ने भौहें उठाई। जी? और उसी क्षण मीरा ने भूरा की तरफ देखा और उसकी मुस्कान ढह गई। उसने शायद वही देखा जो मैं देख रहा था, नहीं, जो मैं सुन रहा था। हवा में एक गंध आई, गीली मिट्टी नहीं, बांसी लोहे की, पुराने खून की, और कहीं कहीं सड़े फूलों की। भूरा के पैर दहलीज के भीतर नहीं आ रहे थे। वो थाम थाम कर कदम रख रहा था, जैसे उसे कमरे की सीमा से डर लगे। भूरा कभी नहीं डरता इस कमरे की सीमा से। वो यहां पला है। भूरा, मैंने आवाज में आदेश मिलाया। यहीं रुक, 1 इंच भी आगे नहीं। वो मुस्कुराया और उसकी मुस्कान में दांत कुछ ज्यादा चमके। उसकी गर्दन जरा सी एक तरफ झुकी, जैसे किसी के कहे बिना। उसकी आंखों में दूधिया शांति की जगह कुछ चमका, लाल का बहुत हल्का बिंदु। उसकी उंगलियों की जोड़ें फटी थीं, नहीं, उंगलियां थोड़ी लंबी थीं। या मुझे ऐसा लगा मीरा चीखने वाली थी, पर उसने खुद को रोक लिया। उसने कुर्सी की बांह को खून आने तक दबा लिया। उसकी आंखें मेरी जंजीर पर टिक गईं। भूरे, मैंने एक और कोशिश की। तूने खिड़की के पास जो नमक गिरा था हटा दिया। उसने खाली आवाज में कहा, हाँ, नमक, नमक। उसके होंठ धीमे धीमे शब्द बनाते गए और उसके चेहरे पर वही बनावटी शांति लौट आई। मैंने जंजीर उठाई, घंटी मध्यम बजी, टिन, और मैंने बहुत साफ, बहुत कसा हुआ आदेश हवा में रखा, खड़े रहो, और मैं बिजली की तरह उठा। जंजीर उसके गर्दन पर फिसली, नहीं, गर्दन पर नहीं, कंधे के ऊपर से होते हुए उसकी पीठ के ऊपर, और मैंने खींचा। उसकी चीख मानवीय नहीं थी। मीरा कुर्सी पर झुक कर रह गई। कुर्सी? मैंने दहाड़ा। वो हिली नहीं। भूरा, या वो जो भूरा बना था, मेरी जंजीर में फंस गया। उसकी पीठ मेरी तरफ, चेहरा मीरा की तरफ। उसका चेहरा अब बदलता था, कभी भूरा का, कभी किसी और का, कभी बिल्कुल बिना चेहरे के। उसकी उंगलियां हवा में स्याही की रेखाएं बनाती, जो मेरा गला पकड़ना चाहती थीं, पर कुर्सी और मीरा के बीच अदृश्य रेखा थी, रात भर की, नियम की, मेरे शब्दों की। वो रेखा टूटती नहीं। ये तू नहीं है, मैंने घसीटते हुए कहा। ये संघाती है, छल। वो फड़फड़ाया। उसकी पीठ से काले धुएं के सर्प निकले, फर्श पर गिरते और तुरंत छिप जाते। मैंने जंजीर और कसी। जंजीर की रजत आवाज ने कमरे की दीवारों को कांपाया। मैंने सलाख उठाई, अश्वत्थ की। उसका सिरा तांबे की कील से चमका। मैंने सांस धीमी की और अपने भीतर के सबसे शांत हिस्से से एक वाक्य निकाला, चल। मैंने सलाख उसकी पीठ के बीच, जहां सबसे ज्यादा धुआं घुमड़ा था, वहां रोप दी। स्वतः नहीं, सटीक। न दर्द से मुझे सुख मिलता है, न चीख से, पर उस चीख में 1000 साल की भूख थी। वह फटा, कमरा धुएं से भर गया। घंटी अपने आप बजी और धुआं दीवारों में घुस गया, जैसे किसी ने काले बादल को बांसुरी से अंदर खींच लिया। भूरा फर्श पर गिरा। उसकी सांस धौंकने की तरह चली। मैंने जंजीर छोड़ी। सलाख एक पल के लिए गर्म हो गई, फिर ठंडी। मीरा कुर्सी से उठने लगी थी। मैंने हाथ उठा दिया। अभी नहीं। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा ऐसा था कि मुझे अपनी धड़कन छत से टकराती सुनाई दी। फिर बाहर से कोई खटका,
और असली भूरा दरवाजे में खड़ा था, हाथ में ट्रे में चाय। उसकी आंखों में वही दूधिया शांति, वही सरलता। उसने हमें देखा और हंसा। चाय। मीरा के होंठ खुले पर शब्द नहीं निकला। उसने ट्रे मेज पर रखी। उसकी नजर दरवाजे के पास फर्श पर पड़े हल्के काले दाग पर अटक गई, पर उसने कुछ कहा नहीं। मैं समझ गया, वो समझ गया है, और वो मेरी तरह ही कुछ चीजें बोले बिना छोड़ देता है। गुनगुना पानी, साबुन, थोड़ा सोडा। मैंने कहा, ये दाग साफ करने हैं। फिर नीचे रसोई में लौंग इलायची का धुआं करना। और खिचड़ी। भूरा सिर हिलाकर गया। मैंने सलाख को देखा। उस पर काले धुएं की पतली परत थी। मीरा पास आई। उसका चेहरा थका हुआ पर सांसें स्थिर थीं। उसकी आंखों में सवाल थे और पछतावा। वो चला गया। उसने धीरे से पूछा, जो यहाँ आया था वो टूट गया, जो तुम्हारे पीछे लगा था उसने तुम्हें खो दिया। बीच में थोड़ी देर तुम्हारा स्वरूप लेना चाहता था, पर उसे नियम की दीवार ने रोका। अगर तुम कुर्सी से उठती तो बात अलग होती। अगर आपने जंजीर नहीं पकड़ी होती, अगर तो मैं फिर किसी और तरीके से कोशिश करता। मैंने कहा, पर एक बात समझ लो, जिसे तुम बुलाती हो उसे कभी छोड़ नहीं सकती। उसे भूखा मारना पड़ता है, नियम से जागे रहकर, अपने डर की आवाज अंदर रखकर। मीरा की आंखों में पानी भर आया। मैं माफी चाहती हूँ। मैंने वो किताब तो बहाना थी, मैंने नरमी से कहा। तुम्हारी चोट असली थी, और वो चोट बुलाती है, पर चोट को दवा चाहिए, आग नहीं। आग आदमी को भी जला देती है। मीरा ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उसके चेहरे पर पहली बार एक सच्ची थकान आई। मैंने कोठार की खिड़की खोली। सुबह की हवा आई। कमरे में दमनगिरी की पहाड़ियों की खुशबू घुली, कच्चे नीम की, गीली मिट्टी की और दूर मंदिर की घंटी की। मैंने घंटियों को हल्के से छुआ। वो नहीं बजी। मेरा काम है कि बजने से पहले उन्हें सुला दूं। नीचे रसोई में भूरा ने खिचड़ी रख दी। वो जानता है कि जीत और हार दोनों के बाद शरीर को सादा खाना चाहिए। मीरा ने धीमे धीमे खाया। उसके हाथ अब नहीं कांप रहे थे। मैंने उसे देखा। अब आगे क्या करोगी? उसने खिड़की की तरफ देखा। मुझे शहर लौट जाना है, और जो मेरे साथ हुआ, मैं उसे बार बार सिर पर नहीं रखना चाहती। कोई आदमी इतना बड़ा नहीं कि मेरी रातें छीन ले। मैं मुस्कुराया। ये वो जवाब है जो लोग लगभग कभी नहीं देते। वे या तो बदला चाहते हैं या किसी टोटके का नाम। उसने किसी टोटके का नाम नहीं लिया। उसने अपनी रात वापस मांगी। मैंने सिर हिलाया। ठीक। कुछ देर बाद वो अपनी मां के पास लौटी। मैं उसके साथ गया, क्योंकि लोग सवाल पूछते हैं। आंगन में भीड़ फिर थी, पर कम। मैंने किसी से कुछ कहा नहीं। मीरा अपनी मां से लिपट गई। उसकी मां ने मुझे देखा, कृतज्ञता और भय की मिलीजुली नजर। मैंने हाथ जोड़ दिया। बात वहीं खत्म। घर लौटकर मैंने ऊपर जाकर कोठार की सफाई की। भूरा ने दाग साफ कर दिए थे, पर ऐसे दाग दीवारों से नहीं जाते। आदमी बस इतना कर सकता है कि उन्हें गहरा नहीं होने देता। आर्या रात को आई। मामा, मीरा कैसी है? ठीक है, वापस जाएगी। आप ठीक हो? उसने बच्चे की तरह पूछा। मैंने उसकी नाक पर उंगली से हल्का सा दबाया। तू मेरी चिंता ना किया कर। मेरे पास एक पूरा कमरा है जो मेरी जगह मेरे लिए डरता है। उसने हंस दिया। घर का बोझ हल्का हो गया। रात को मैं फिर लाइब्रेरी में बैठा। कहीं दूर कुत्ते भौंके। हवा में पहाड़ी जड़ी बूटी की सुगंध थी। मैंने छायाबंद को लॉक में रख दिया। उस पर लकड़ी की पट्टियां रखी ताकि अगली भूल ना हो। किताबें दो तरह की होती हैं, एक जो आपको समझदार बनाती हैं, दूसरी जो आपको खुद से दूर कर देती हैं। मैंने छायाबंद कभी किसी को नहीं दी। मैं अपने खुद के नियम तोड़ बैठा था, इसलिए रात की कीमत चुकानी पड़ी। नीचे भूरा ने रात की सलाखें खिड़की में खिसका दी। वो यह रिवाज बिना बोले निभाता है, क्योंकि वो जानता है कि एक घर को बचाने के लिए खिड़कियों के पर्दे नहीं, उनकी सांस रोकी जाती है। उसने मुझे देखा। बाबूजी, आज आपने फिर किया। आज हमने बस एक दरवाजा बंद किया, मैंने कहा, जो किसी और ने खोला था। वो हंसा। भूरा की हंसी कम होती है, पर जब आती है तो कमरे के कोने तक पहुंचती है। चाय? उसने पूछा। नहीं, मैंने कहा, आज नींद पिएंगे। उसने सिर हिलाया। उसके कदम फिर से बिना आवाज के दीवार में घुस गए, या मुझे ऐसा लगा। मैं मुस्कुराया। मैं जानता हूं, भूरा इंसान है, पर जब घर में बहुत छायाएं रहती हैं
तो इंसान भी कभी कभी छाया जैसा दिखने लगता है। मुझे लोग अजीब कहते हैं, शायद हूं, पर अजीब वही होता है जो बाकी लोग देखने से मना करते हैं। मैंने जल्दी लाइटें बुझाईं, कमरे में एक दीपक छोड़ा, हल्का, और खिड़की से बाहर रात देखी। आज रात शांत थी, पर रातों की अपनी याददाश्त होती है। वो हमें वैसे ही याद रखती हैं जैसे हम उन्हें। मीरा शायद शहर लौट जाएगी, शायद वह किसी दिन अपनी कहानी लिखेगी, बिना भूत प्रेत के, सिर्फ इंसान के बारे में। और अगर कभी उसे फिर से लगे कि कोई परछाई उसके पीछे है, तो वो यह रात याद करेगी जब उसने कुर्सी से उठना नहीं चुना। आदमी की सबसे बड़ी जादू उसका रुकना है। यही सीख मैं अपने लिए भी लिख रखता हूं। अगर आप यह कहानी रात में सुन रहे हैं तो कमरे की दीवारों पर ध्यान मत दीजिए। दीवारें कभी कभी सुनती हैं, और अगर खिड़की पर कोई हल्की सी खरोंच आए तो समझ जाइए हवा है। और अगर हवा बाहर बिल्कुल भी नहीं चल रही हो तब भी समझ जाइए हवा ही है। डर को नाम मत दीजिए, नाम मिलते ही वह अपना सिर उठाता है। और हां, अगर कभी आपको लगे कि आपको कोई चीज बुला रही है, एक आसान रास्ता, तेज नतीजा, मीठे बदले की झूठ, तो याद रखिए हर संघाती आपको पहले साथ लगता है और अंत में आपकी जगह लेता है। बची खुची रात खिड़की के किनारे मेरी आंखों में उतर गई। सुबह निकलते ही मैंने घंटियों को छुआ, वो अब भी नहीं बजी। अच्छा है, मेरा काम यही है, बजने से पहले उन्हें थाम लेना। कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन डर कभी खत्म नहीं होता। अब बारी तुम्हारी है। कहां से देख रहे हो ये वीडियो, और अभी घड़ी में क्या समय हो रहा है? नीचे कमेंट में लिखना जरूर, क्योंकि जब तुम ये लिखते हो तो मुझे पता चलता है कि अंधेरा किस किस के कमरे तक पहुंच चुका है। याद रखो, डर बांटने से बढ़ता है। तो अगर ये कहानी तुम्हें चुभ गई हो तो इसे शेयर करो, ताकि कोई और भी इस डर में शामिल हो। और अगर चाहते हो कि अगली बार कहानी तुम्हारे नाम से शुरू हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि डर हमेशा उन्हीं को ढूंढता है जो उसे खोजते हैं।